तो बच्चों वी आर स्टार्टिंग विद दिस न्यू टॉपिक फोर्स, ठीक है। तो अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा था, काइनेमैटिक्स पढ़ा था। व्हाट वाज काइनेमैटिक्स ऑल अबाउट? अभी तक जो हमने पढ़ा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और ये सब, करेक्ट। तो ठीक है, इससे काइनेमैटिक्स हमें क्या पता चल रहा है? अगर मान लो आपको वेलोसिटी पता है, करेक्ट, तो आप बता सकते हो कि अगर मान लो आपको मालूम है इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई 1 सेकेंड बाद इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और हमने फिर एक्सीलरेशन भी पढ़ा। व्हाट वाज एक्सीलरेशन ऑल अबाउट? ये वेलोसिटी किस रेट चेंज से इन बढ़ रही है, वेलोसिटी। करेक्ट, वेलोसिटी जो है किस रेट से बढ़ रही है। नाउ द पॉइंट इज एक्सीलरेशन लग क्यों रहा है उसमें? सर क्योंकि कोई एजेंट उस पे चेंजेस कर रहा है, फोर्स दे रहा है उसको। काइनेमैटिक्स वाज स्टडी ऑफ मोशन, करेक्ट। काइनेमैटिक्स कहता है इट वाज स्टडी अबाउट मोशन, भाई मोशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ऑल दिस थिंग्स, करेक्ट। नाउ द पॉइंट इज नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट फोर्स, इसको हम काइनेटिक्स भी बोलते हैं, करेक्ट। तो द थिंग इज कॉज ऑफ मोशन क्या है? व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन? सर फोर्स। यस, फोर्स तो है, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो अभी तक काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? काइनेमैटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं। नाउ वी आर गोइंग इनटू इवन मोर डीपर कॉज कि इस मोशन का कॉज क्या है, ठीक है। सर कॉज ऑफ मोशन तो काइनेटिक होता है ना। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इज द कॉज ऑफ मोशन। काइनेटिक का वर्ड भी मतलब भी वही होता है, मोशन ना। तो हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू नाउ नाउ अंडरस्टैंड ये मोशन हो क्यों रहा है। तो ऑलरेडी वी हैव सीन बिग डील ऑफ इनर्शिया एंड ऑल दैट, तो हम जस्ट उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे। तो हमें क्या मालूम है, एक्सीलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है बच्चों, मालूम है आपको? सर फोर्स की वजह से, जो हाँ कि एक वो तो होता है, बट एक्सटर्नल ठीक है, अभी एजेंट मुझे है। फोर्स पता ही नहीं क्या होता है। तो आप क्या क्या बोलोगे, एक्सीलरेशन किसी भी चीज में क्यों प्रोड्यूस सर होता वो लाइक सर चेंज एक इन कौन सा तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। है? एक्सीलरेशन इज पुश और पुल। यस, प्रोड्यूस ड्यू टू पुश और पुल पुश और पुल। बाय एन एक्सीलरेशन एक्सटर्नल का जो एजेंट। कॉज होता है, तो कॉज ऑफ एक्सीलरेशन इज, तो अभी हमने देखो कॉज को निकालना स्टार्ट कर दिया। एक्सीलरेशन का कॉज क्या है? पुश और पुल। अब पुश और पुल क्या हो गया, आई मीन व्हाट, ये तो देखो लेमैन की भाषा हो गई। पुश करो या पुल करो तो हमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर और भी डीपर साइंस आने वाली है अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को पुश करते हो या पुल करते हो तो आप क्या करते हो, उस पर यू एक्चुअली फोर्स लगाते हो। फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करते हो, सर आपका आवाज वापस कम आने लगा। ओके। तो जब आप किसी चीज को पुश करते हो या किसी चीज को पुल करते हो तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है। यू अप्लाई फोर्स व्हेन यू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब फोर्स, हम फोर्स क्या होता है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड फोर्स? हाउ डू वी Sir, अंडरस्टैंड force फोर्स? is the product of mass into acceleration. नो यस, नो नो। हाँ यस खैर सर इट वो कैन है, बी। पर आप और इसको थोड़ा फोर्स सी डोंट इज गो, देख नहीं इज सकते, वी जस्ट अ कैन सी द पुश और इफेक्ट्स पुल। ऑफ फोर्स। डोंट वी गो कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ मैथमेटिकली। फोर्स। अभी मैथमेटिक्स देखेंगे फोर्स का हम, ठीक है। अगर सर एक्चुअली में अगर फोर्स आप इज जस्ट देखो, अ पुश और पुल। हाँ, अगर आप नेचर में देखो, नेचर में कहाँ कहाँ आपको लगता है फोर्स लग रहा है? अगर आप एक वो स्टोन लेते हो, ग्रेविटी में सर, यस, आप ग्रेविटेशनल स्टोन लेते फोर्स। हो, ऐसे छोड़ देते हो तो अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर लेती है कि नहीं कर लेती है? हाँ सर। यस। न्यूटन के सर में भी एप्पल गिरा था, करेक्ट, तो उसने फिर ही डिस्कवर्ड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। और कहाँ कहाँ पे फोर्सेस लगते हैं नेचर में, मूवमेंट क्या? ऑफ लीव्स व्हेन विंड फ्रिक्शनल इज फोर्स मूविंग। हेल्प us to walk. अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स, हैव यू एवर थॉट अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स? आप अगर किसी चीज को यहाँ पर ऐसे छोड़ देते, अब ऐसे पुश करते हो इस बॉक्स को, ठीक है, आफ्टर सम थोड़ी टाइम दिस देर बाद बॉक्स रेस्ट में आ जाता है। Because रेस्ट there पर आ is a जाता है। opposing force acting on यस, it. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है व्हिच इज द बच्चों, यहाँ पर फ्रिक्शनल एक फोर्स। ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओके, देयर सम अदर, दो मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दे आल्सो अट्रैक्ट ईच Magnetic किसको अदर। अट्रैक्ट force. कर रही है मैग्नेट, एक दूसरे? Magnetic force. यस, मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा थर्माकोल की बॉल कभी कभी चिपक जाती है आपकी बॉडी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस, तो नेचर में से वेराइटी ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है। नेचर में अभी इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई आर इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस?
Sir, because of force of attraction between electron and Electrons are proton. always attracted by this positive charge. इसकी वजह से ये गोल गोल घूम रहा है ऐसा, करेक्ट। तो नेचर में अगर आप देखोगे तो वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पुश और पुल ही हो रहा है, करेक्ट। लेकिन कोई अर्थ उसको पुल कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोलते हैं। और फिर मेरे पास होता है जो, देखो इसका जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, आपका ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर, न्यूक्लियस में भी तो कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे। हाँ सर, आपको मालूम है कि नहीं मालूम, न्यूक्लियस में भी फोर्सेस लगते हैं। फॉर न्यूक्लियर एग्जाम्पल, या प्रोटॉन और प्रोटॉन जब 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर आ जाते हैं, जिसको फेम्टोमीटर बोलते हो, तो यहाँ पर भी फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। या इनको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। सर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं ना, ठीक है। या अभी देखो यहाँ नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं, ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जब आपके दो प्रोटॉन इतने दूरी पर आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। सर पर वो तो सिमिलर चार्ज है ना। वो फोर्स कब लगेगा, जब वो बहुत दूर दूर रहेंगे, तब जब इस 10⁻⁻15 मीटर से उनका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस उल्टे हैं। न्यूक्लियस में कैसे प्रोटॉन्स जो है वो साथ साथ में चिपके हुए हैं, कोई तो हाँ चिपका सर, रहा होगा ना उनको, ठीक है ना, कोई तो चिपका रहा होगा ना उनको आपस में, कोई तो उनको पकड़ के रखे है ना। तो कौन उसको पकड़ के रखा है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो इन शॉर्ट फोर्सेस क्या होते हैं मेरे, पुश और पुल को हम बोल सकते हैं इज सम काइंड ऑफ अ फोर्स, ठीक है। तो अभी हम इसको ही थोड़े स्टडी करेंगे। तो यू आर एबल Force टू is the फील, push or pull. हाँ, फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल, और फोर्स की वजह से ही आपका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसी को हम अभी थोड़ा सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे इन फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉस। ओके, सो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। यस सर, Inertia. क्या है An Law of न्यूटन object, का inertia. फर्स्ट? लॉ ऑफ an इनर्शिया। object at rest or in motion will continue to stay in its rest unless and until an unbalanced external Yes. force acts on it. सर वो This is Newton's first law. What it says, an object continues to be in state of rest or uniform motion in a straight line unless an unbalanced external force acts on it. तो इसके लिए I will just try to show you a simulation. देखो, यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, अभी देखो आप ये जमीन देखो, जमीन कैसी है, इट्स हैविंग सम फ्रिक्शन ना। तो अगर मान लो अभी Yes. मैंने यहाँ पर इसको, इस मोशन को स्टार्ट कर दिया, बट यहाँ पे फोर्स कंटिन्यूसली लगता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, लेट्स से स्टार्ट, सर आपका आवाज वापस कम आने लगा। मैं कम ही बोल रहा हूँ, देखो इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और बिना फोर्स को, अभी देखो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। क्यों रुक गया, फ्रिक्शन की वजह से। And also, external unbalanced force is not being यहाँ पर applied. एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स में लग रहा है, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑलमोस्ट, हाँ सर, फ्रिक्शनल फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स है। यस वो रुक रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कुछ टेंशन हम दे देते हैं, लेकिन अभी फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो कर देता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखो इस ब्लॉक को, और उसका मास कम कर दो ना, मतलब वो थोड़ा। जीरो कर, अब इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या ये ब्लॉक कभी रुकेगा, बताओ मुझे। नहीं सर, नहीं कभी भी सर। नहीं रुकेगा सर। नहीं नहीं सर, सर, कभी भी नहीं. तो ये ब्लॉक वो उसी कभी वेलोसिटी नहीं पे रुकेगा। जाएगा. क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी External अनबैलेंस unbalanced फोर्स force is not there. ठीक है। यहाँ पर कभी यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा, तो रुको फिर से इसको देखते हैं। सर आप उसका मास भी एकदम कम कर लो ना सर। तो मास से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मास इसका कितना भी कम कर दो आप, ठीक है। मास से यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेट फोर्स कुछ है ही नहीं ना। सर अगर वो बॉडी एक्सिलरेट हो रही है, मतलब उस Accelerate पे हो रही है, कुछ तब उसका एक्सटर्नल मास फोर्स कम हो लग रहा है। तो अभी अगर समझो मैं इसको यहाँ पर मान लो मैं फोर्स अभी लगा के इसको एकदम जीरो कर दो, सो उसी वेलोसिटी पे टिक रहे हैं। अनबैलेंस यहाँ पे अनबैलेंस, सर जिस पॉइंट पे आपने सर फोर्स लगाना बंद कर दिया वहां से वो
कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। यस यस। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा देता हूँ, देखो ठीक है, अभी मान लो मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। अभी क्यों स्टॉप हो रहा है? बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा लगता ही रहता है इस दुनिया में। देखो आप किसी भी चीज को ऐसे छोड़ दोगे तो इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लगता ही रहता है। बट सपोज अगर मैं स्पेस में हूँ, ठीक है, अगर मैं स्पेस में हूँ और मैंने क्या कर दिया, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाया, तो स्पेस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी मान लो मैंने फोर्स लगा के अभी इसको छोड़ दिया, फोर्स लगा के मैंने इसको भी छोड़ दिया है, ठीक है, तो अभी ये ऑब्जेक्ट चलता रहेगा जब तक इसमें कोई दूसरा फोर्स इंटरैक्ट नहीं करेगा। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल अबाउट दैट। व्हाट इट सेज कि भाई अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में, तो वो वैसा का वैसा ही स्टेट में रहेगा कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना? यस बच्चों, यस और नो? Yes, sir. देन लेट्स मूव ऑन टू न्यूटन सेकंड लॉ। दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन इज विजिबल? हाँ सर। सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली What is प्रोपोर्शनल Newton टू का second फोर्स। law? क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ? सर फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट मोमेंटम। ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। सर आपको हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है आपके पास में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर To यहाँ the से applied फोर्स इज force. मास इनटू एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आता है। यस। तो अब देखो पहले तो हम समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। मालूम है किसी को मोमेंटम क्या होता है? हाँ सर, मास इनटू वेलोसिटी। सही बोल रहा है सोमन? यस सर, सही बोल रहा है। तो जो मोमेंटम होता है ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा बताओ ये स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम? सर मोमेंटम तो सर वेक्टर वेक्टर है क्वांटिटी है सर, ना? सर सर वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर है, सर वेक्टर है वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, ठीक है। सर, क्योंकि सर वेलोसिटी वेक्टर है ना। यस सर पर ऐसा हर बार नहीं इसलिए होता नहीं, ना। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सर वो तभी नहीं होता जब भी फोर्स हर एक डायरेक्शन में एक्ट करता है, जैसे कि प्रेशर। नॉट बिकॉज ऑफ दैट। हम इसको देखेंगे जब हम ये देखेंगे ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे, देन वी विल सी दिस। मोमेंटम इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। देख इसको मैं आपको बाद में थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ने दो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके तो अभी ध्यान रखो, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। मैं प्रूव करूंगा क्यों मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। इसलिए नहीं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बट मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी का रीजन कुछ अलग है, बाद में देखेंगे क्यों वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ओके तो मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी। नाउ न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स सर अप्लाइड। ये पी पे एरो और वी पे एरो क्यों डाला है? एरो का मतलब होता है वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी। ओके ओके। ओके तब देखो रेट ऑफ चेंज जब भी बच्चों आ जाता है यहाँ पर, अब ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। जब भी हम रेट ऑफ चेंज, सपोज मैं बोल रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या लिखते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता सर था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यही होता था ना। हाँ सर, हाँ सर। फिर चेंज हमने क्या इन देखा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या था? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, इसको क्या बोलते एक्सीलरेशन। थे? एक्सीलरेशन। दिस वाज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ओके अब मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसको क्या लिखोगे? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यस तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ, डेल्टा अगर पी मैं बाय P पे लिख रहा डेल्टा हूँ, टी। नहीं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है।
हाँ सर वही। अच्छा आपने पी बोला था कि हाँ सर पी। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और न्यूटन के हिसाब से जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यही आपको डिटरमाइन कराने वाला है कि कितना फोर्स लगेगा बच्चों, ठीक है। हाँ तो सर। न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन है, ये स्टेटमेंट गलत है, अभी मैं प्रूव कर हाँ दूंगा। सर गलत है सर ये एक्चुअली। तो कुछ लोग बोल रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इज ये न्यूटन। हर बार वैलिड नहीं होता सर, क्योंकि मास भी वेरिएबल हो ये सकता है, मास भी वेरिएबल हो सकता है, यस यस जैसे रॉकेट लॉन्च, यस, रॉकेट एंड ऑल इस केस। एग्जॉस्ट गैस के थ्रू मास कम होता है उसका। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। ओके, तो इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को। हाँ सर। तो न्यूटन ने क्या बोला, जो उसका फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मतलब फोर्स जो है, अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स अप्लाइड भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दोगे यहाँ पे, तो कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रोपोर्शनल को हटा दो, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जानी है 1। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो, फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा पी बाई। सर वो लेबोरेटरी में चेक करके देखते हैं ना एक्सपेरिमेंटली। दिस इज चेक्ड इन लैबोरेटरी, ठीक है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। एक सेकंड, क्यों आ रही है यार? चलो तो समझ में आई बात, फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक यस है। सर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, ठीक है। ओके, अब चलो देखते हैं इसमें, इसमें दो टाइप के केसेस बन सकते हैं मेरे यहाँ पे। तो अभी मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पर इसका मास भी हम लेंगे, ठीक है। मास इसका ले लेते हैं 1 kg ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर थी 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर थी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर थी इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। सर मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहे हैं। यस यस, आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ, ये 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे टाइम था बच्चों, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम था 2 टाइम को चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 0 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक, तो अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या देख रहे हैं आपको, यहाँ पर मोमेंटम कितना था, इसका मोमेंटम भी अब चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर बताओ मोमेंटम की वैल्यूज बताओ कितनी होंगी इसकी। सर यहाँ तो 0 होगा। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर बताओ मोमेंटम कितना होगा। सर 2। सर 2। तो मोमेंटम का यूनिट 4। क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, अभी 4 5 6 नहीं 4 यहाँ पर 6 और 8। 4 6 8 वैसा क्या वैसा ही होगा, क्योंकि मास की हाँ मैग्नीट्यूड सर, 1 है। मास तो 1 है। मास को कुछ और ले लेंगे, मास को थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज करना है हमें, सर मास 0.5। को 2 kg ले लेते हैं, ठीक है। ओके सर सर। फिर वही डबल हो जाएगा सर वैल्यूज। तो यहाँ पे वैल्यूज फिर डबल हो जानी है ना। हाँ सर, हाँ यहाँ पे सर। 4 फिर यहाँ 8। पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 12 12 12 kg मीटर पर सेकेंड, और 16 16। 16 kg मीटर पर। अब देखो क्या यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, नहीं हाँ सर, सर हो रहा है सर। नहीं हो रहा है चेंज मोमेंटम। सर 4 था फिर 8 हो गया ना। 4 था फिर 8 था, 0 से 4 हुआ 1 सेकेंड में, फिर 8 से 12 हुआ, यहाँ पे 12 से 16, मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं हो हाँ रहा है हाँ यहाँ हाँ पे? सर नहीं हो रहा। सर नहीं हो यूनिफॉर्म रहा है मोमेंटम है मतलब। क्या? यूनिफॉर्म सर, मोमेंटम का भी एक्सेलरेशन होता है क्या? अरे मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं आपको हर दिन 100 रुपए दे रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, आज मैंने आपको 100 रुपए दिए, कल 100 रुपए दिए, परसों 100 रुपए दिए, लाइक दैट इफ आई एम गिविंग यू एवरी डे 100 रुपीज, तो आप क्या बोलोगे, एवरी मंथ आई एम गेटिंग योर मनी इज चेंजिंग बाई 3000 रुपीज ना। हर महीने हाँ आपका सर। 3000 हो जाएगा, फिर 2 महीने में आपका 6000 हो जाएगा, तीसरे महीने में कितना होगा, 9000 हो जाएगा। यस और नो, है कि नहीं है यस सर। बच्चों, है कि नहीं हाँ सर। ना। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं आपको, या
यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना है, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ हाँ पर सर। 4 माइनस 0 है, यहाँ पर अगर लोगे तो 8 माइनस 0, या मान लो अगर आप यहाँ पे यहाँ तक जाते हो, सर आवाज कम आ रही है सर। यहाँ से अगर यहाँ तक जाते हो तो कितना होगा 16 माइनस 8, दैट इज 16 माइनस 8। ठीक है, तो देखो 4 माइनस 0 के लिए टाइम कितना लगा, 4 माइनस 0 के लिए टाइम कितना लगा, 1 सर, सेकंड लगा। हाँ सर 1 सेकंड। 8 माइनस 0 के लिए टाइम कितना लगा, सर 2 सेकंड। 2 सेकंड। 2 सेकंड। हाँ, 2 yes, सेकंड। momentum is not change. 16 से 8 के लिए टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। 3 से 2 सेकंड लगे ना। 2 से 4, तो 4 माइनस 2 इज 2 सेकेंड्स, करेक्ट। और हमें क्या पता है, फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 kg मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, करेक्ट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितना होगा, 8/2 विच इज kg मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। सर ये भी 4 है। ये भी कितना हो जाएगा, 8/2 kg मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर पर ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्या आप करके देख लो ना, ऐसा कैसे, मतलब क्या। नहीं सर, पर वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना सर, और मोमेंटम उससे क्या मास हुआ? इनटू वेलोसिटी है सर, तो सर चेंज कैसे नहीं हो रहा? नहीं, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने निकाला है। यहाँ पे मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये यहाँ पर हाँ सर, क्योंकि नीचे टाइम भी आ रहा है ना। ओके सर, टाइम, मतलब यूनिफॉर्म मोमेंटम कह सकते हैं ना इससे? अरे ये यूनिफॉर्म मोमेंटम नहीं है, ये यूनिफॉर्म फोर्स constant है। है। ओके यहाँ सर। पर देखो, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोमेंटम चेंज हो रहा है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का रेट जो है वो कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। जैसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ सर। लेकिन एक्सीलरेशन, व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन, सर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट सर, 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पर अगर आप एक्सीलरेशन निकालोगे इसका, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात कि नहीं है? तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है। हाँ सर। सर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो दिस फोर्स अप्लाइड इज एक्चुअली हाउ मच, सर 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितने कितने न्यूटन्स का, या फोर्स का यूनिट अभी मैंने बताया नहीं आपको, तो मैग्नीट्यूड 4 है। हाँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड फोर्स है, और इसी को हम बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड। इसको इसी यूनिट को हम बोलते हैं न्यूटन्स बच्चों। सर क्योंकि न्यूटन ने सब लॉस दिए ना, फोर्स में तो कंट्रीब्यूट। यस, तो अभी बताओ यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। ये जो मैंने किया इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। सर यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। यस, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ना, केजी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, इसको ही हम फोर्स बोलते हैं, जो आप न्यूटन बोलते हो ना, तो आप चाहो तो इसको न्यूटन लिख दो यहाँ पे डायरेक्टली। समझ में आ रही है बात बच्चों? हाँ सर, क्लियर है एकदम। किसी को कुछ डाउट यहाँ पे? नहीं सर। नो सर। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, दैट इज मोमेंटम अपॉन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स या न्यूटन। तो देखो, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो ये क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी यूनिट को आप बोलते हो न्यूटन। ठीक, और वो मोमेंटम Denoted का by ऐसा यूनिट capital है। N। अब मोमेंटम का ये है केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। यस, और मोमेंटम ऐसा यूनिट है ये ना, केजी इंटू मीटर ऐसा ही है, सेकंड दिस इज एसआई यूनिट, दिस इज यस, एसआई यूनिट। ऐसा। ठीक है, चलो अब एक और केस देखते हैं हम। यहाँ पर हम वेलोसिटी को भी कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, वन मोर केस वी विल सी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। फोर्स 0 हो जाएगी सर। 0 हो जाएगी, चलो, लेकिन अभी मैं मास को चेंज कर रहा हूँ। अभी यहाँ ओके पर ओके मास ओके सर। आपका मान लो
100 kg, यहाँ पे वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हो गया ये 98 kg, लेकिन वेलोसिटी थी अगेन 2 मीटर पर सर सेकेंड। मास कैसे चेंज हो रहा है सर? क्यों नहीं हो सकता है? आपका हाँ सर, रॉकेट हो में मास सकता चेंज है। होता है कि नहीं होता है? रॉकेट में जब वो ऊपर जाता है तो। हाँ सर, मतलब ओ अभी समझा सर। सर मास मतलब कम नहीं हो रहा है, वो चीजें ये वॉल्यूम भी कम हो रहा है, इसलिए मास कम हो रहा है। हाँ मतलब आपने गैस रिजेक्ट कर दिया आउट, तो सब मास इज गेटिंग रिड्यूस, तो हाँ मास सर, चेंज हो हाँ सकता सर, है। समझ गया सर। तो यहाँ पे 92 kg, दिस इज अगेन 2 मीटर पर सेकंड, लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका बच्चों? मास मास कम चेंज हो रहा होते है, जा रहे हैं और वेलोसिटी मास कांस्टेंट है। रिड्यूस हो रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब बताओ जल्दी से, यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा? 100 into 2, 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कितना हो गया? दिस इज 98 196। 196 या सॉरी, दिस इज यूनिट। अभी मैं इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट, तो इसका यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। दिस इज द यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा, ठीक है। और इसको एक एक सेकंड में सब चेंजेस हो रहा है, ठीक है। ये बताओ कितना हुआ? 96 इंटू 96 इंटू 192। 192, यस। ये कितना हो गया? 184। वो 84। सॉरी 188 में सर, 188। सही सही बताओ। 188 94 इन, हाँ 188 हो जाएगा। and then 184। 184 9। हाँ सर। तो अब यहाँ पे फोर्स क्या होगा? अगेन फोर्स को हमने कैसे डिफाइन किया है? हाउ हैव वी डिफाइंड सर फोर्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी रेट बाय ऑफ चेंज, डेल्टा। डेल्टा बी बाय। डेल्टा पी यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। 4 kg मीटर पर सेकेंड अपॉन डेल्टा टी इज हाउ मच? 1 सेकेंड, करेक्ट। तो यहाँ पर हर जगह 4 देखो, न्यूटन। हाँ। तो अब चेंज देखोगे कितना आ रहा है? 4 का चेंज आ रहा है ना हर जगह, हाँ सर, और कितने एक सेकंड में ये चेंज हो रहा है, तो कितना हो गया ये? 4 4 kg न्यूटन। मीटर पर सेकंड अपॉन से, अगेन यहाँ पर भी दिस इज 4 न्यूटन। और सर उधर P इज इक्वल टू जो हमने किया था मतलब अभी ग्राफ में, तो उधर उसकी वैल्यू केजी इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर आनी चाहिए ना, यूनिट। केजी कहाँ पे? कहाँ पे? इधर उधर रेड कलर में लिखा है ना, नीचे ये, नीचे नीचे नीचे। अभी जो किया ना हमने, हाँ वहाँ पे आपने यूनिट लिखा है वो केजी इंटू मीटर सेकंड, वो मीटर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए ना। मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड। हाँ, नहीं, ये उधर उधर मोमेंटम का सोमन यूनिट माने है ने, ना, देखो मैम, सर ये सोमन माने ने मोमेंटम का उससे ये यूनिट किया। है। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। हाँ सर, वही मैं बोल रहा था ये सर। मास है, ये वेलोसिटी है, मास इज हाँ केजी। सर, वो फोर्स का नहीं है, वो मोमेंटम का है। ओके। हम्म, समझ में आया? हाँ सर, क्लियर है। तो देखो, सर तो यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यस, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? फोर्स इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। सर तो फिर से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के। या हम इसको वैसे नहीं करें, हम इसको ऐसे करें। देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब हम हाँ इसको देखो सर, ऐसे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी अंदर। डेल्टा डेल्टा मास इनटू वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। तो हम इसको ऐसे डेफिनेटली लिख सकते हैं ना। या तो मास चेंज होगा उसकी वजह से फोर्स लगेगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या मेरा वेलोसिटी चेंज होने की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है ना। सर ये हमें ऐड करना पड़ता है। या यहाँ पे ऐसे ही होगा ना। देखो, या तो मेरा मास चेंज हो उसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा, या मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा उसकी वजह से फोर्स लग रहा होगा। अगर यहाँ पे मास भी चेंज हो रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी भी चेंज हो कंसेप्ट रहा है, तब क्या है ना करोगे? सर, अगर यहाँ रिलेटिव पे कंसेप्ट है ना इधर। क्या क्या क्या? मास वेलोसिटी का रिलेटिव कंसेप्ट है ना। हाँ, करेक्ट। तो सर ये आप आपने इसको ऐसे ऐड लिख क्यों किया, सकते ये समझ में नहीं आया सर। हैं। एक्चुअली यहाँ पर इसको जब आप ये कैलकुलस में करते हो, डिफरेंशिएशन से होगा ना हाँ एक्चुअली। डिफरेंशिएशन से होता है। पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अभी समझो, अगर मेरा मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं, तब क्या करोगे आप? अगर मेरा मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, तो किसी पॉइंट पर अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप क्या बोलोगे?
आप बोलोगे कि उस पॉइंट पे मास कितना चेंज हुआ, उसकी वजह से कितना फोर्स है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना चेंज हो, उसकी वजह से कितना फोर्स है, ये तो आप बोलोगे। समझ रहे क्या बोल कैन रहा यू हूँ? रिपीट, जस्ट कैन यू रिपीट? ओके, मैंने बोला अगर मान लो अभी मेरा मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज, अभी हो सकता है ऐसा यहाँ पे मेरा वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होता, 2 मीटर पर सेकेंड, 4, फिर हाँ 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 सर, हो सकता है सर, हो सकता है। करेक्ट। तो अभी आप मान लो इस पॉइंट पर होते हैं, तो मैं चलो इसको इस सिचुएशन को लिख देता हूँ। अभी हो सकता था मेरा वेलोसिटी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड था, फिर 4 मीटर पर सेकेंड होता, फिर यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड होता, फिर यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड होता। हाँ सर। तब आप क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पर अगर आप आते हैं और आप आपसे कोई पूछता है इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट पे इसका देखो मास कितना, 1 सेकेंड में मास कितना चेंज हुआ, मास कितना चेंज हुआ इसका, सर 2 kg, 2 2 kg। kg ना, तो आप बोलोगे इसका 2 मास का kg पर change है, सेकेंड 2 मास kg कम हो रहा है ठीक है, 2 kg पर 2 सेकेंड। kg पर सेकेंड, ठीक है। और इस 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, ये भी सर 2 2 मीटर पर से। सेकेंड 2 मीटर से। ठीक है। तो इन दोनों की वजह से फोर्स लगेगा ना अभी यहाँ पर, है कि नहीं है? हाँ सर। करेक्ट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है, समझे? सर पर अगर मास चेंज नहीं हो रहा होगा तो राइट आ साइड रहा हूँ का उस ही पर, फॉर्मूला लगाना है। उस पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप बोलते हो सर मुझे लगा कि मास नहीं चेंज हो रहा है, तो अगर मास नहीं चेंज हो रहा है तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी कितना हो गया, 0 हो गया। तो फोर्स यहाँ पे क्या हुआ, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, हाँ बराबर नॉट बराबर बराबर चेंजिंग, सर, ठीक है। जनरली हमारा क्या होता है, मास इज नॉट चेंजिंग ना। बराबर सर, समझ अगर गया सर। मास चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और आपको मालूम है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है, ऊपर मैंने लिखा था, देखो यहाँ पर क्या है, ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यस सर, एक्सीलरेशन, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू इक्वल टू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर मास चेंज नहीं हो रहा तब ना? यस, ये कंडीशन कब लगती है, F इक्वल्स टू एम, कंडीशन कब लगेगी, व्हेन मास इज नॉट चेंजिंग। सो आई राइट इट हियर, व्हेन मास इज नॉट चेंजिंग। पर ऐसे आइडियली होता नहीं, क्योंकि रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट बताया था ना यहाँ आइंस्टाइन रिलेटिविटी ने, मत लगाओ अभी, सर ठीक है, वहां तो हर टाइम मोशन में मास चेंज होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हम तो रिलेटिविटी नहीं पढ़ रहे हैं, निग्लिजिबल। आप पहले क्लासिकल मैकेनिक्स समझ लो अच्छे से, ठीक है। बच्चों किसी को कुछ डाउट यहाँ तक, किसी नहीं बच्चे को सर। कुछ डाउट यहाँ तक? नो सर, रुको क्लियर है सर, वो एकदम। मुझे वो लिखने दो। लिख लो लिख लो। नाउ अब देखो, अब मेरे पास सपोज अगर मुझे कुछ फोर्सेस बनाने हैं, तो हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट सम फोर्सेस के एरोज एंड ऑल दोस थिंग, तो अभी हम वो थोड़ा देखेंगे। तो देखो, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, तो पहले तो समझो कौन कौन से फोर्सेस हैं नेचर में। पहला कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल, mg। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल, ये तो हर समय लग रहा है भाई, हमें हमें खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, mg का फोर्स, हाँ हाँ सर। सर, बाय ग्रेविटी डिफॉल्ट हाँ ऑल फोर्स ओवर सर। है। एट हाँ ऑल सर, टाइम्स। mg। हाँ वो तो ठीक है, mg होगा, बट क्या ग्रेविटी हमें खींच रही है हर समय कि नहीं खींच रही है? हाँ खींच सर, रही है खींच सर। रही है सर। कितने फोर्स से खींच रही है ग्रेविटी हमें? सर 9.8। 9.8 न्यूटन। तो अभी हमने क्या देखा था, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, क्या है हाँ फोर्स? हाँ सर। सर। हाँ सर। सर मास तो इंटू 9.8। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? सर 9.8। 9 पॉइंट। तो अगर अच्छा, आप अर्थ की सरफेस 9.8 पे हो इंटू कहीं पे m। भी, तो क्या अर्थ आपको खींच रही है सम फोर्स और नॉट? हाँ सर। अर्थ तो खींच रही है ना आपको हाँ सर। अपने सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स इट सेंटर। आप अगर सर यहाँ, हर एक ऑब्जेक्ट को खींच रहा है सर। या आप यहाँ हाँ पर, सर। अर्थ इज पुलिंग यू, आप अगर यहाँ, अर्थ इज स्टिल पुलिंग यू। सर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ना। हाँ, अर्थ हमेशा आपको खींच रही है ना अपनी तरफ, ठीक है। सर 9.8 न्यूटन से खींच रही है ना? हाँ, 9.8 इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स अभी हमने देखा ना, मास इनटू सर एक्सीलरेशन। 1 kg के ऑब्जेक्ट को 9.8 न्यूटन से यस, खींचेगी। 1 kg के ऑब्जेक्ट को 9.8 न्यूटन फोर्स लगेगा। अभी देखो, अभी हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, कि भाई अगर मान लो आपने एक छोटा ऑब्जेक्ट लिया, एक बड़ा ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, तो दोनों 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 भी अर्थ में यहाँ पे सेम टाइम पर पहुंचेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो। फोर्स सेम लग रहा है। यस, अज्यूमिंग वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस,
दोनों में फोर्स तो सेम लग रहा है, लेकिन सॉरी दोनों में एक्सीलरेशन सेम लग रहा है, इसलिए दोनों सेम टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे और ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। आपने वो फेदर और बॉल वाला एक्सपेरिमेंट देखा है ना? हाँ सर, आपने दिखाया वैक्यूम था में जब सर। हम करते हैं तो वैक्यूम में एक ही टाइम पे दोनों Yes, yes, yes. गिरते हैं। सर मतलब अर्थ ऐसे फोर्स से खींचता है जैसे कि मतलब एंड ऑफ द डे एक्सीलरेशन 9.8 ही रहेगा। यस, तो यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन हमेशा, इसको चलो एक काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, दिस इज मास m1 जी, दिस इज मास m2 जी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में देखो एक्सीलरेशन सेम लग रहा है, पर क्या दोनों में फोर्स भी सेम लग रहा है? नहीं सर। नहीं सर, दोनों में फोर्स अलग अलग लग रहा है। सर अगर क्योंकि फोर्स मास अलग सेम अलग लगता है। तो सर वो अलग अलग टाइम पे गिरते। वो क्या अलग अलग, क्या सेम लगता? सर हाँ, फोर्स ना, फोर्स अगर सेम लगता तो दोनों अलग अलग टाइम पर गिरते, लेकिन अभी देखो छोटे ऑब्जेक्ट है तो छोटे ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स लगेगा, बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब उस पर फोर्स आपका ज्यादा लगेगा, ठीक है। बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब ज्यादा मास ना। बड़ा ऑब्जेक्ट मतलब हाँ ज्यादा मास मतलब ज्यादा फोर्स, करेक्ट, ठीक है ना बच्चों? हाँ सर। ओके, हाँ सर, पर एक्सीलरेट तो 9.8 मीटर पर एक्सीलरेशन सेकंड 9.8 का ही लगेगा। ओके, नाउ सेकंड जो फोर्स होता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये बच्चों कौन सा फोर्स हो गया? ये अर्थ जो हम सब ऑब्जेक्ट्स पे लगा रही है फोर्स mg का, करेक्ट। हाँ सर, नेक्स्ट इज अवर नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन सर ये कांटेक्ट फोर्स है ना सर, मतलब यस, अगर कोई भी परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट। टू द yes, so सरफेस। this is basically a non-contact force. Gravitational pull is a non-contact force. Normal reaction is basically a contact force. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्यों है? क्योंकि सर ये कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को प्रेस करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स विल प्रेस ईच अदर। सपोज ऐसे दो ऑब्जेक्ट है, आपने यहाँ पर एक दीवार लगा दी है, या आप समझो आप दीवार को प्रेस करोगे, यू आर पुश आप यू आर प्रेसिंग द वॉल। तो व्हेन यू आर प्रेसिंग द वॉल, देखो अभी आप यहाँ पर खड़े हो और आप वॉल को ऐसे ऐसे पुश कर रहे हो काइंड ऑफ, हाँ सर। करेक्ट। तो आप देखो वॉल आपके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? या ठीक हाँ है, सर, लगा रहा हूँ। लगा रहा होगा, आपके ऊपर भी फोर्स लगा रहा होगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ में हम देखते हैं, टू एवरी थर्ड एक्शन इज लॉ। इक्वल एंड ऑपोजिट सर रिएक्शन। न्यूटन लॉ और नॉर्मल या रिएक्शन अलग अलग है ना? हाँ हाँ, या अगर हम न्यूटन्स लॉ नॉर्मल रिएक्शन, हाँ अलग अलग ही है ना। हाँ सपोज सर। हमने यहाँ पर एक ब्लॉक को ऐसे रख दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब अगर मैंने ब्लॉक को ऐसे रखा है तो बच्चों यहाँ पर तो एक फोर्स mg का लग रहा है, हाँ लग रहा है सर, कि नहीं लग रहा है? और अब एक ऊपर mg नॉर्मल। फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ हाँ सर। सर। क्योंकि अगर मान लो ये इतना है, ठीक है, 19.6 न्यूटन है, ठीक। तो अब अगर ये 19.6 न्यूटन है फोर्स, तो अगर मान लो इसमें ऐसा 19.6 न्यूटन फोर्स केवल इसी डायरेक्शन में लग रहा था, तो ये तो नीचे की तरफ जाना चाहिए था। हाँ सर, लेकिन पर इसको एक बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा? एक अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स। इसको आप बोलते हो नॉर्मल फोर्स। सर पर ये फोर्स कैंसिल आउट तो ऐसे नहीं होते ना सर। सर मतलब ऑब्जेक्ट अर्थ को पुल कर रहा है तो सर मतलब रिएक्शन में अब सर अर्थ भी ऑब्जेक्ट को पुल करेगा सर, तो यस ऐसे यस, कैंसिल होते हैं ना सर फोर्स। तो ये मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल रिएक्शन। अभी हम न्यूटन थर्ड लॉ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम जस्ट देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में फोर्सेस कैसे कैसे लग रहे हैं, करेक्ट। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रहना है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स इस पे जीरो कब होगा? कब होगा आप बताओ नेट सर फोर्स जब जीरो? अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही यस, मैग्नीट्यूड जब का फोर्स ऑपोजिट लग रहा डायरेक्शन होगा। पे भी इतना ही 19.6 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चे? हाँ सर। समझ में आई बात नील? हाँ सर। ओके, ठीक है ना। चलो, तो नाउ थर्ड फोर्स देखते हैं हम कौन सा। थर्ड ओके फोर्स, सर, नॉर्मल रिएक्शन मतलब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं इसलिए बैलेंस हो जाता है। यस यस, दोनों और एक ही सर ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ में दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट यस, होते हैं वेरी इसलिए गुड बैलेंस वेरी गुड, नहीं होता। आपको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा न्यूटन्स लॉ इन 8th स्टैंडर्ड, वेरी गुड। चलो, तो थर्ड केस देखते हैं। थर्ड इज व्हाट? टेंशन फोर्स, ठीक है। टेंशन फोर्स क्या होता है? ये स्ट्रिंग्स पे लगता है, स्ट्रिंग्स या ठीक है, ये थ्रेड्स इस में। पे हाँ स्ट्रिंग्स या थ्रेड्स इस पे लगता है। तो और अगर सर ये मान लो, पुलिंग फोर्स होता है ना ओनली? यस, पुलिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने यहाँ से एक मास को ऐसे लटका दिया,
तो इस पर ऊपर की तरफ एक तो mg फोर्स टेंशन। नीचे लग रहा होगा। अब लेकिन अब यहाँ पे सरफेसेस तो टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, बस हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे टांग दी, बांध दी है ना। तो अब क्या करेगी स्ट्रिंग, क्या करेगी इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। स्ट्रिंग इसको कहाँ पर खींचेगी, खींचेगी नहीं खींचेगी भाई स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ? हाँ सर। क्यों फोर्स खींचेगी? हाँ सर क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ना सर रेस्ट पे। यस। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्योंकि हमने नीचे एक फोर्स लगाया तो इसको बैलेंस करने के लिए टेंशन ऊपर भी फोर्स। फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। करेक्ट। तो इसी फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। इसको टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर और इस केस में वो मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ पर आप बोल दोगे ऑब्वियसली, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है ना, तो अगर ये 19.6 है एट इक्विलिब्रियम। 19.6 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ सर आई ना। कुछ डाउट? नहीं नो सर। सर। ओके, तो स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगता है उसको टेंशन बोलते हैं। चलो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बताओ कितना फोर्स लगेगा? सर क्वेश्चन दे रहे हो? हाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रहने के लिए ऊपर की स्ट्रिंग भी फोर्स दे रही है ना, हाँ which is opposite to the gravitational force. यस यस। सर पुली। इसको पुली बोल लो, एटवुड मशीन बोलो, कुछ भी बोल लो। हाँ सर अब एटवुड ये हो मशीन। गई 1 kg, ये भी हो गया 1 kg। तो आपको बताना है इस वाली स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लग, टेंशन कितना होगा इसका। सर 2 kg। 2 kg? नहीं सर, वो अपना एक्सेलरेशन क्या रखना है इधर सर? यहाँ पे एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा, पॉसिबल है एक्सीलरेशन? नहीं 1 नहीं, kg का मास इधर है, 1 kg का इधर है, तो सर मैंने आपको भेजा है सर, करेक्ट है? आपको देखता हूँ। सर मैंने भी भेजा है। होगा सर। आप चाहे तो जी को 10 ले सकते हो। सर मेरा करेक्ट है क्या? मैंने एग्जैक्ट 9.8 लिया। हाँ ठीक, वेरी गुड नील सोमन, वेरी गुड। हाँ सर इजी था सर 20 न्यूटन। हाँ चलो सर। देखो, वेरी सर गुड। मैं 19.6 लिया सर। हाँ ठीक है, तो कुछ भी ले लो। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो, सर इस अगर पुली का वेटलेस है ना सर, पुली पुलिस वेटलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ठीक है, पुलिस मासलेस एंड वेटलेस। तो देखो यहाँ पर इस 1 kg वाले ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो मेरा mg का फोर्स लगेगा, करेक्ट, विच इज 9.8 न्यूटन। और एक यहाँ पे लगेगा, स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगी ना, विद सम हाँ फोर्स सर। टेंशन। तो अब देखो ये टेंशन इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ टेंशन सर। 9.8 न्यूटन के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है ना सेम सिस्टम। इस स्ट्रिंग के लिए भी, इस वाले ब्लॉक के लिए भी सेम ऐसे ही एक फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, ओके। तो अब देखो सिर्फ बच्चों, जो फोर्स उस बॉडी पे लग रही है उनको ही दिखाना यस है। यस यस। तो अब देखो, अब ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जनरली अगर एक स्ट्रिंग हम लेते हैं तो उसका टेंशन सेम पकड़ के चलते हैं, ठीक है? हाँ एक सर थ्रू स्ट्रिंग आउट मतलब द एक टेंशन, स्ट्रिंग टेंशन यस। रिमेन्स वन कांस्टेंट। स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट सेम रहता है, वी अज्यूम दिस। तो एक फोर्स यहाँ, ये एक यहाँ पे पॉइंट लिख लो स्टार मार्क करके कि टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग इज सेम थ्रू आउट। ठीक है, तो यहाँ पे भी टेंशन सेम ही रहने वाला है। तो जब आप पुली का ये बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, पुली का जब आप बनाओगे तो यहाँ पर कितना लगेगा? यहाँ पे 9.8 लग रहा होगा टेंशन, यहाँ पे भी 9.8 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा ना, है कि नहीं है? अब आपको लगा सर हाँ ऐसा सर कैसा? हाँ सर बराबर। See, सर क्योंकि block अवे is फ्रॉम अ pulling पॉइंट this. लगता है। ब्लॉक इज पुलिंग दिस स्ट्रिंग ना, ब्लॉक क्या कर रहा है? इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहा है। एटलीस्ट आपको देखो एक बेसिक आइडिया तो होगा न्यूटन के थर्ड लॉ का, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एटलीस्ट बेसिक सा आपको एक आइडिया है कि नहीं है? हाँ सर, अगर हाँ आगे सर। जाए हम, मतलब बोर्ड से बाहर निकलते वक्त हम Yes. आगे जाने के लिए पीछे पुश करते हैं। यस यस। तो देखो स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा? स्ट्रिंग इस ब्लॉक को खींच रहा होगा, और ब्लॉक क्या कर रहा होगा? स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रहा होगा। कितने फोर्स से खींच रहा होगा? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। ये वाला ब्लॉक भी देखो इस वाली स्ट्रिंग को कितने फोर्स से खींच रहा होगा?
9.8 न्यूटन से नीचे की तरफ खींच रहा होगा, करेक्ट। तो इस वाली स्ट्रिंग में बताओ कितना फोर्स आ गया, नेट फोर्स, ये तो रेस्ट पर है। हाँ सर, दोनों का एडिशन कितना हो गया 9.8, तो इस पे जो टेंशन लगेगा 19.6। या 9.8 न्यूटन इसका प्लस 9.8 न्यूटन इसका, ठीक है, दिस इज 19 पॉइंट्स। अब अगर इसका कुछ मास होता है, क्या बोलते हैं, इस पुली का कुछ मास होता तो हम क्या बोल देते थे, मास ऑफ द पुली भी यहाँ पे ऐड हो जाता। हाँ, mg उसका भी लगता, ये मास ऑफ द पुली यहाँ पर ऐड हो जाता अगर पुली का मास हो। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, पुली इज मासलेस, स्ट्रिंग्स आर मासलेस, करेक्ट। हाँ सर। we can approximate it to be approximately 19.6 न्यूटन। सर पर ये आइडियल केसेस में ही होता है, एग्जैक्टली आइडियल ऐसा के कभी हम इसे होता नहीं है। अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। अब समझो क्योंकि आपके जो कभी मासेस कभी है वो सर 100 पुली का वेट होता है 15 किलो के हैं, 15 किलो के हैं, पुली आपकी केवल 10 ग्राम की है, तो वहां पर आप इसको इतना अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर, निग्लेक्ट। आगे जाके फिजिक्स में आप एक चैप्टर पढ़ोगे रोटेशन, तो वहां पर हम मासेस के साथ इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, करेक्ट। वहां पे पुली में फ्रिक्शन भी होता है, तो फिर हेलो सर। तो फिर मैकेनिक्स बदल जाती है वहां पे। यस, बोलो बोलो। सर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली एक ये है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल नहीं सर, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल, हाँ सर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स है। नहीं, अर्थ अब अगर हमें पुल कर रही है तो सेंट्रीपिटल कहाँ से हो गया वो? हाँ सर, वो सेंट्रीपिटल नहीं होगा, वो जो सैटेलाइट्स घूमते हैं उनके हाँ, उनका। देखो ग्रेविटेशनल पुल अगर आप सन और अर्थ की बात करोगे, करेक्ट, तो जो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है दैट इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अर्थ फॉर मेकिंग इट गोइंग अराउंड। हाँ सर, सॉरी, मून के लिए सर, मून के लिए। हाँ, मून के लिए, बिकॉज हाँ सर, द वो पुल होगा ऑफ सर। अर्थ इज मेकिंग द मून गो राउंड द अर्थ, सो इन दैट केस इट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। हाँ सर। सर वो सेंटर में एक्सेलरेट होगा ना। यस यस। एक लास्ट बस और फोर्स देख लेते हैं और एंड देन सर विल एंड दिस चैप्टर। सर वो टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग इज सेम थ्रू आउट, मतलब उसका मतलब क्या है? मतलब इसे अगर एक स्ट्रिंग लिया आपने, ये वाली स्ट्रिंग, तो यहाँ पे टेंशन सेम ही रहने वाला है इस पूरी स्ट्रिंग में। अभी अगर मान लो मैं इसको 2 kg कर देता था, अगर मैं इसको 2 kg भी कर देता तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें टेंशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अभी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और इसका टेंशन जो स्ट्रिंग का वो सेम रहेगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है ना? नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में। बहुत ही सिंपल है, देखो, ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये आपकी एक पुली है, ठीक, यहाँ पर एक मास आपने लगा दिया। अभी ये एक पुल यहाँ पर ऐसा है, ये एक ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था, चलो मैं ज़्यादा उस क्वेश्चन पे नहीं जाऊँगा। उसमें उन्होंने वहाँ पे इनफाइनाइट पुलिस लगा दी थी, वहाँ पे ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट पुलिस लगा दी। एनीवेज, पॉइंट इज ये वाली स्ट्रिंग आपको दिख रही है? ये वाली स्ट्रिंग दिख रही है आपको? हाँ सर। यस सर, हाँ दिख रही है ना? यश, यस सर, पहली वाली स्ट्रिंग फिर आपको ये वाली स्ट्रिंग दिख रही होगी एक, ठीक है। यस। तो जब आप इस वाली स्ट्रिंग की बात करोगे तो यहाँ का टेंशन, यहाँ पे टेंशन जो भी लग रहा होगा और यहाँ पे जो टेंशन है ये सेम है, पर जब आप इस स्ट्रिंग की बात करोगे तो यहाँ पे फिर टेंशन टी नहीं लगेगा। यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पे टेंशन, हाँ, यहाँ पे बोल दो टी डैश लगेगा फिर, ठीक है, यहाँ पे टी डैश, लेकिन अपना जो क्योंकि राइट हैंड स्ट्रिंग चेंज हो गई। और एक पुली है नीचे और उसे और 2 ऑब्जेक्ट लगे, तो उन 2 ऑब्जेक्ट का जो सम होगा वो लेफ्ट ऑब्जेक्ट के जितने होगा। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अब ये मूव कर रहा है नहीं मूव कर, दैट्स अ डिफरेंट डायनामिक्स का सिचुएशन हो गया। बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया है कि एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन लेते हैं, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन लेना है हमें, ठीक है। यस यस समझी बात? ओके। यस सर, समझ में आया। अब फोर्स सर फोर्स वो कैसे लग रहा है वो हम इनफाइनाइट बाद पुलिस का में स्टडी करेंगे उसको, सर इनफाइनाइट पुलिस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, वो बताऊंगा। फिर बाद में फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ठीक है, तो पहले आप एक बार सॉल्व करना तो स्टार्ट करो, फिर हम देखेंगे इनफाइनाइट पुली वाला। पर वो आपके लिए नहीं है, दैट वाज इन आई थिंक सर आपने तो बोला ओलंपियाड में हाँ, था। ओलंपियाड में ही है ना वो इंटरनेशनल ओलंपियाड में है, विच जो 12th वाले बच्चे देते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपके आईएमओ में नहीं, आईएमओ वाले कोई उसमें नहीं आया है, वो इंटरनेशनल ओलंपियाड में पूछा गया था। एनीवेज, तो फ्रिक्शनल फोर्स देखो, अभी मैंने आपको दिखाया था फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है हमेशा? इट ऑलवेज ऑपोजेस मोशन, ऑपोजिट मोशन। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑपोज मोशन,
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, उसको इधर पे फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने देखा भी था ना सिमुलेशन में, डिड यू सी दैट सिमुलेशन? हाँ हाँ सर, आपने दिखाया था ना अभी। हाँ सर, ये वाला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूं, यहाँ पे फोर्स नहीं लग सर रहा वो है। रीसेट दबा दो सर। ओके, तो यहाँ पे कुछ फोर्स नहीं लग रहा है क्या? अच्छा, ये देखो, दिख रहा है आपको ये फ्रिक्शनल फोर्स हाँ सर। यहाँ पर, तो दिस विल स्टॉप, करेक्ट। तो ऐसे इसको एक्चुअली आप रेजिस्टिव फोर्स भी बोल सकते हो, जैसे एयर ड्रैग और इस सब के जो फोर्सेस रहते हैं ना, उनको भी हम फ्रिक्शन में काउंट करते हैं। ठीक है, जैसा भी आप एक फेदर को ड्रॉप करते हो, तो फेदर को जब भी ड्रॉप करते हो तो व्हाट हैपेंस, उसको टाइम लगता है ना उसको अर्थ पे गिरने के लिए। ठीक है, तो वहां पर कौन सा एयर का फ्रिक्शन लग रहा है, लाइक दैट। तो फ्रिक्शनल फोर्स के भी कई टाइप के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज मोशन। ठीक है ना, तो ये यस मेनली सर। 4 तरह के फोर्सेस है जो आपको ध्यान से समझने हैं, और इन पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कौन कौन से देखे हमने? ग्रेविटेशनल, नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन। इनको हम यूज करेंगे सर वो इन स्प्रिंग फोर्स नहीं किया? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, जब वो जरूरत पड़ेगी तब हम देख लेंगे स्प्रिंग फोर्स भी। ठीक है, ठीक, स्प्रिंग फोर्स देखेंगे जब हम स्प्रिंग के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, हाँ, आई विल सेंड यू पीडीएफ। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे फोर्स के, एंड विल सी न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है,